बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, आज हम 1.5.15 से आगे जाएंगे। और अब तक हमने जो पढ़ा है वो रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। नाउ 1.5.15 से लेकर 1.5.20 के जो सेक्शंस हैं, CTD के जो पार्ट्स हैं, वो बेसिकली रिलेटेड टू द कमिटमेंट्स. A person being an applicant commits about some matters and some deals with the Drug Regulatory Authority of Pakistan. फिर हम जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट को हम पूरा करेंगे। और अगर किसी सूरत में हम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते तो ड्रेब को ये अथराइज़ है कि वो किसी भी टाइम हमारा जो डोजियर है, CTD एप्लीकेशन है, उसको रिजेक्ट कर दे। वेदर ड्यूरिंग इवोल्यूएशन हमें लेटर देने से पहले भी वो रिजेक्ट कर सकते हैं, और लेटर देने के बाद भी ये जो कमिटमेंट्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। और कौन कौन से कमिटमेंट है, किस रिलेटेड हम कमिटमेंट देते हैं ड्रेब को? अच्छा, हम कमिटमेंट देते हैं मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव की। नंबर वन, हम कमिटमेंट देते हैं फार्माकोविजिलेंस की, कि हम अपने प्रोडक्ट की फार्माकोविजिलेंस करेंगे। तो इससे एक बात तो ये ज़ाहिर होती है कि फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट या फार्माकोविजिलेंस के एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होना ज़रूरी है। दूसरा कमिटमेंट हम करते हैं रिकॉल ऑफ द पेज इन केस ऑफ एनी डिफेक्ट्स और एनी नोटिफिकेशन जो हमें ड्रेब की तरफ से आती है तो हम अपने पेज को रिकॉल करते हैं। इसके मुख्तलिफ केसेस हैं, मुख्तलिफ सिनारियोज़ हैं, उसमें हम अपना पेज रिकॉल करते हैं। हम ये भी कमिटमेंट करते हैं एक जगह पे कि हम किसी भी फॉल्स कमिटमेंट नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो ड्रेब को ये अथराइज़ है कि वो हमारा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दे। इसके अलावा हम कमिटमेंट फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन की भी करते हैं कि हम फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन जो लेटेस्ट है वही स्पेसिफिकेशन हम अपनाएंगे। और इसके अलावा स्टेबिलिटी स्टडीज़ की भी हम कमिटमेंट करते हैं कि हम स्टेबिलिटी स्टडीज़ जो हैं वो परफॉर्म करेंगे और सेम प्रोटोकॉल के तहत हम अपना स्टेबिलिटी स्टडी प्रोसीड करेंगे टिल द कंप्लीशन ऑफ स्टेबिलिटी। और उसके अलावा हम ये भी उसको में कमिटमेंट करते हैं कि हम 3 बैचेस जो हैं उस पे स्टेबिलिटी कंप्लीट करेंगे, और हर साल जो है एक-एक बैच जो है वो स्टेबिलिटी चैम्बर में रख के उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो प्रॉपर्ली स्टार्टिंग 1.5.15 commitment slash undertaking that after registration of applied drug the pharmacovigilance department of applicant noted this point, the pharmacovigilance department of applicant slash manufacturer is liable to impose similar restriction addition of clinical information, that is like an indication, contraindication, side effects, precaution, dosage form, and adverse drug reaction, etc. in summary of product characteristics, लेबलिंग एंड प्रमोशनल मटेरियल। हम ये कमिटमेंट देते हैं कि हमारा जो एप्लीकेंट का फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट होगा वो सेम रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करेगा जिस इंफॉर्मेशन के तहत हमने एप्लीकेशन प्रोसीड की है। जो चीज़ एप्लीकेशन में है वही चीज़ जो है हमारे प्रैक्टिकल में रियल प्रोसेसिंग में भी होगी। एक तो ये बात हो गई। दूसरा हम क्या करेंगे कि हम एडिशन इसके बाद जब हम मार्केट आउट करेंगे एक प्रोडक्ट तो उसके बाद हम उसकी क्लिनिकल जो इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं, जो प्रोडक्ट जिसका हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मिल जाए तो उसको भी हम मॉनिटर करेंगे। और मॉनिटर करने के बाद जो हम प्रमोशनल मटेरियल है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेबलिंग हो गया या कोई इस तरह का और प्रमोशनल मटेरियल हो गया जो कि डॉक्टर्स को हम देते हैं, उसमें वो चीज़ भी हम शामिल करेंगे। ये हम कमिटमेंट देते हैं ड्रेब को। ओके। और अगर नहीं करेंगे, विथड्रॉ द ड्रग फ्रॉम मार्केट इन पाकिस्तान विद इन 14 days after knowing that such information, that is which was not available or approved by the DREP at the time of registration slash action taken for the safety reason by any reference stringent drug regulatory agency
authority and also inform the drug regulatory authority of Pakistan. ओके जी। तो अगर फॉर एग्जांपल हम अपने कमिटमेंट की पासदारी नहीं करते तो ड्रेब की तरफ से हमें कुछ भी ऐसे इंफॉर्मेशन मिले या नोटिफिकेशन मिले कि जो या सेफ्टी से रिलेटेड उन्होंने एक्शन लिया हो या किसी ऐसे इंफॉर्मेशन के ऊपर उन्होंने एक्शन लिया हो ड्रेब ने कि जिसमें जो हमने एप्लीकेशन में प्रोसीड किया था वही चीज़ हम आगे प्रैक्टिस में नहीं कर रहे, मार्केट में उससे डिविएशन में है कुछ इन्फॉर्मेशन या लेबलिंग पर या किसी और इस तरह की पर्सपेक्टिव में, या वो स्पेसिफिकेशन डिटेल में चेक करते हैं और वो स्पेसिफिकेशन हमारे नहीं ओबे होते, तो ड्रेब के पास ये अथॉरिटी है कि वो हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करे और कोई भी एक्शन ले ले। और इसके अलावा अगर हमें कोई भी नोटिफिकेशन मिलता है ड्रेब की तरफ से कि आप अपना प्रोडक्ट वापस ले आएँ, तो हम विदिन 14 डेज़ जो भी एक्शन ड्रेब हमें बताएगी, अगर हम फार्माकोविजिलेंस की वो नहीं करेंगे, ओबीडियंस नहीं करेंगे, और तो ड्रेब की तरफ से जो भी एक्शन हमें मिलेगा कि आप अपना मार्केट से ड्रग बेच जो है विड्रा करो विदिन 14 डेज़। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम 14 दिन के अंदर अंदर यानी 2 हफ्तों के अंदर अंदर जिस नोटिफिकेशन पे के ऊपर अपना एक डेट लिखा होता है कि उस डेट से 14 डेज़ ऑनवर्ड, ये हमारे पास एक टाइम होता है, लिमिट होता है कि उस टाइम के अंदर अंदर कोई भी हमारा एक भी पैक जो है वो मार्केट में फिर ना मिले जब ट्रेड की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये कमिटमेंट सेम एज इट इज़ हम एक वाइट पेज पर वो करते हैं, पेस्ट करते हैं, यही नॉलेज यही इंफॉर्मेशन सेम इट इज़ इट उधर हम पेस्ट करते हैं और नीचे जो है अथराइज्ड पर्सन का साइन होता है और वन पेज पे ये सारे एक एक कमिटमेंट हम लिखते हैं। 1.5.16 में हम ये कमिटमेंट देते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, रिगार्डिंग द रिकॉल ऑफ द डिफेक्टिव फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। याद रखें डिफेक्टिव फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, सही वाला जो नहीं, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि डिफेक्टिव है, जो कि मार्केट में ऑलरेडी पड़ा है और उसमें डिफेक्ट पाया जाता है, तो हम किस चीज़ को ओबीडियंस करेंगे, किस चीज़ को ओबे करेंगे, ये हम एक कमिटमेंट देते हैं। हम क्या करेंगे फिर, एंड नोटिफाई द कंप्लायंस ऑफ द अथॉरिटी अलॉन्ग विद द डील ऑफ एक्शन टेकन बाय हिम as soon as possible but not more than 10 days. The level of the recall shall also be defined. एक फार्माकोविजिलेंस का है कि हमें ड्रेब की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हम उसकी ओबीडियंस करेंगे। एक जो है रिकॉल, जब स्पेसिफिकली डायरेक्ट उनका रिकॉल का लेटर आ जाए कि आपने बेच रिकॉल करना है, तो स्पेसिफिकली रिकॉल के लिए जो मेरे पास टाइम है वो कितना है, 10 डेज़। 10 डेज़ के अंदर अंदर मैं अपना बेच वापस करूँगा। ऊपर फार्माकोविजिलेंस है, फार्माकोविजिलेंस मीन्स अगर ड्रग ने कहा कि ये सेफ ड्रग नहीं है, इसको मार्केट से रिमूव किया जाए, तो ये ऊपर वाले फार्माकोविजिलेंस के ज़ुमरे में आएगा। या इसमें एडीआर ड्रग है, फॉर एग्जांपल एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, तो वो एक एडीआर है उस प्रोडक्ट में मौजूद है लेकिन हमने मेंशन नहीं किया हुआ है और वो सीरियस एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, तो फिर ड्रेब की तरफ से अगर हमें नोटिफिकेशन मिलेगा तो वो फार्माकोविजिलेंस के अपने रूल्स हैं, फार्माकोविजिलेंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये एक बंदा जिसकी फार्माकोविजिलेंस वो एरिया स्ट्रांग हो तो वो उसको समझ सकता है कि अब फार्माकोविजिलेंस में मेरा केस लाई करता है या नहीं करता। तो और दूसरी जो नीचे केस है 1.5.16 ये रिकॉल का है। रिकॉल स्पेसिफिकली हम करते हैं विद इन 10 डेज और रिकॉल के लेटर के ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि रिकॉल ऑफ द पेज, और ये जो है ड्रेब के साइट पर भी रिकॉल का एक नोटिफिकेशन होता है और वो मैन्युफैक्चरर को भी ये रिकॉल का नोटिफिकेशन शेयर कर देते हैं। आगे जो है हमारे पास है कमिटमेंट रिलेटेड टू द फॉल्स क्लेम। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट बनाया और उसके ऊपर एक लेबल क्लेम लिखा या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी जो कि उस प्रोडक्ट में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम एक कमिटमेंट देते हैं ड्रेब को कि हम क्या करेंगे, दैट इन केस ऑफ एनी फॉल्स क्लेम कंसीलिंग इंफॉर्मेशन द ड्रेब हैज़ द राइट टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन एट एनी टाइम। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट एनी टाइम ड्रेब के पास ये अथॉरिटी फिर होगी और हम ये एक्सेप्ट करते हैं, उनके साथ पहले कमिटमेंट करते हैं बिफोर द प्रोडक्ट अप्रूवल कि ठीक है जी, अगर हमारे प्रोडक्ट की कोई भी क्लेम फॉल्स हो या कोई इन्फॉर्मेशन हमने कंसील की जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है उस प्रोडक्ट में, तो हम क्या है, तो ड्रेब के पास अथॉरिटी है कि वो मेरा प्रोडक्ट रिजेक्ट करे। आगे क्या लिखा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिफोर एंड आफ्टर अप्रूवल और रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। बिफोर भी कर सकता है, ड्रेब के पास अथॉरिटी है, आफ्टर भी कर सकता है।
तो उसमें हमें बहुत क्लियर होना चाहिए। 1.5.18 में हम एक कमिटमेंट देते हैं रिलेटेड टू ओबीडियंस और कंप्लायंस ऑफ ऑफिशियल फार्माकोपियल स्पेसिफिकेशन। हम सबको पता है कि स्पेसिफिकेशन मोस्टली पाकिस्तान में यूएसपी या बीपी ही चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी केमिकल या जो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल फार्माकोपियल कवर्ड नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपनी जो स्पेसिफिकेशन है वो डेवलप करेंगे और वही स्पेसिफिकेशन हम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। कमिटमेंट अंडरटेकिंग दैट द फर्म शेल फॉलो द ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन फॉर द प्रोडक्ट सब्सटेंस एज पब्लिश इन द लेटेस्ट एडिशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेटेस्ट एडिशन का स्पेसिफिकेशन आपने देखना है और उसी को ही आपने फॉलो करना है। And shall update its specification as per latest edition of the same. In case the specification of the product substance not present in the any official pharmacopoeia, the firm shall establish the specification. In both cases, the validation of specification shall be done by the applicant. वैलिडेशन जो है वो हमने हर हाल में करना है, चाहे वो यूएसपी स्पेसिफिकेशन हो, चाहे वो बीपी स्पेसिफिकेशन हो, चाहे वो यूरोपियन फार्माकोपिया स्पेसिफिकेशन हो। वैलिडेशन हमारे पास हाँ सारी की स्पेसिफिकेशन की हमने वैलिडेशन करनी है। ठीक है। लेकिन ये है कि अगर स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकली एक फार्माकोपिया में कवर्ड है तो फिर हम ये इजाज़त नहीं है, चूँकि हमने इधर कमिटमेंट किया है कि हम जो है ना ओबे करेंगे लेटेस्ट एडिशन के स्पेसिफिकेशन को। सही है। तो एज़ पर स्पेसिफिकेशन, एज़ पर लेटेस्ट एडिशन हम अपनी स्पेसिफिकेशन जो है वो अपडेट भी करेंगे टाइम टू टाइम। ओके। 1.5.19 में हम एक कमिटमेंट करते हैं पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। देखिए, हमने एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अप्लाई किया और उस प्रोडक्ट की हमने फॉर एग्जांपल यूएसपी स्पेसिफिकेशन अप्लाई की है 2024। अब ये केस आया कि 2024 में एक टेस्ट था जो कि यूएसपी में था। जिस टाइम हमने एप्लीकेशन की, प्रोसीड की, हमें रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल लेट से मिल गई, तो अब 2025 में एक वो टेस्ट जो 2024 में था वो रिमूव हो गया, या एक और एक्स्ट्रा टेस्ट जो है वो यूएसपी में ऐड हो गया उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट की लेटेस्ट एडिशन की स्पेसिफिकेशन अप्लाई करेंगे। अब इस केस में हम वो टेस्ट जो 2025 में आया वही हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम अब ड्रेप को जो है ना पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशन जो है ना वो एक प्रोसेस के तहत हम उधर से फिर दोबारा अप्रूवल भी लेंगे। ठीक है जी। तो पोस्ट अप्रूवल, अच्छा एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या होगी कि फॉर एग्जांपल 2000 अब जो लेटेस्ट है 2025 की स्पेसिफिकेशन मैंने अभी अप्लाई की और कुछ मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, चूँकि प्रोडक्ट की 2-3 सर्टिफिकेबिलिटी होती है जो कि 2024 में मैंने बनाया था और वो अभी भी जो है ना मार्केट में मौजूद है। तो इस टाइम 2 अप्रूवल मेरे साथ सेम टाइम पर चल रही है मार्केट में। फॉर एग्जांपल लेट्स से एक 2024 की जो स्पेसिफिकेशन है उसकी अप्रूवल और 2025 में मैंने स्पेसिफिकेशन की अप्रूवल ली जिसमें एक एडिशनल टेस्ट था और वो भी। तो 2 अप्रूवल सेम टाइम पर मार्केट में आपके प्रोडक्ट की नहीं होनी चाहिए। इसकी हम कमिटमेंट देते हैं। इधर देखें आगे, द एप्लीकेंट शेल इंश्योर द प्रोडक्ट विद बोथ अप्रूवल्स शेल नॉट बी अवेलेबल इन द मार्केट एट द सेम टाइम। कभी भी आप 2 अप्रूवल नहीं ले सकते किसी चीज़ के बारे में भी। तो सेम केस इधर भी स्पेसिफिकेशन आपकी 2 स्पेसिफिकेशन नहीं चल सकती या 2 अप्रूवल नहीं चल सकती। एंड द प्रोडक्ट विद न्यू अप्रूवल शेल बी मार्केटेड ओनली आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ द प्रीवियस अप्रूवल। अगर आप नए अप्लाई करना है तो आपने पहले इंश्योर करना होगा कि जो प्रीवियस है वो अभी मार्केट में बिल्कुल क्लियर हो गया है या नहीं क्लियर हुआ है। The company shall be liable to inform the same regarding marketing status of the product to the DREP after getting such post registration approval. पोस्ट रजिस्ट्रेशन अप्रूवल आपने कर ली तो आपने खामखा जो है ना ड्रेप को इंटीमेशन देनी है और उधर से दोबारा उनका जब रिस्पांस आ जाए आपको अलाउ कर ले वो, तो आप पोस्ट रजिस्ट्रेशन वेरिएशन कर सकते हैं। देखिए, अदर कमिटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेबिलिटी स्टडीज़ के हम कमिटमेंट एप्लीकेशन दौरान में ही दे दें, चूँकि हम अपना एप्लीकेशन तब प्रोसीड करते हैं जब हमारा 6 मंथ की स्टेबिलिटी कंप्लीट हो जाए। अब 6 मंथ की स्टेबिलिटी कंप्लीट होने का मतलब हरगिज़ नहीं है
कि हम 2 साल की स्टेबिलिटी पैक के ऊपर लेके आएँ और हमारी स्टेबिलिटी एप्लीकेशन के दौरान 6 माह की हो। तो इस केस में हम क्या करते हैं